नमस्ते दोस्तों। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सरल लोलक के जो हमारा प्रयोग है उसको हम यहाँ पर देखेंगे। इस प्रयोग का जो हमारा उद्देश्य होगा वो क्या होगा, इसमें दो उद्देश्य हैं। पहला क्या होगा, सरल लोलक की सहायता से गुरुत्वीय त्वरण g का मान ज्ञात करना है। और हमारा दूसरा उद्देश्य क्या होगा कि लंबाई l जो कि किसकी लंबाई है, सरल लोलक की लंबाई है, तथा समय के वर्ग टी स्क्वायर में ग्राफ खींचकर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान ज्ञात करना है। यानी कि हमारे इस प्रयोग के अंदर सबसे पहले अपन जी की गणना करेंगे जो कि ठीक इस प्रकार होगी, और इसके बाद में हम एक ग्राफ खींच करके और ये शो करेंगे कि यहाँ से भी हम गुरुत्वीय जो त्वरण है उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमने उद्देश्य है हमारा वो क्लियर हो गया है। अब देखो इसमें किन किन उपकरणों की आवश्यकता होगी। नंबर एक उपकरण की आवश्यकता होगी, हमारे धातु का एक छोटा ठोस गोला चाहिएगा जो आपको दिख रहा होगा। एक लंबा अवितन्य धागा चाहिए होगा। ये इस धागे का मतलब है कि ये धागा इस प्रकार का होना चाहिए जो अप्रत्यास्थ हो, यानी कि हमारे द्वारा जो सरल लोलक है उसको विस्थापित करने पर वो खींचना नहीं चाहिए। इसके लिए देखो हमें एक स्टॉप वॉच भी चाहिएगी जो कि हमारे सरल लोलक का जो भी हमारा समय होगा वो ज्ञात करने के लिए हमें इसकी आवश्यकता होगी। एक हमें मीटर पैमाना चाहिए। मीटर पैमाने का मतलब है यहाँ एक सिंपल स्केल से है जो हमें उसकी आवश्यकता होगी, जो कि हमारे सरल लोलक की लंबाई ज्ञात करने में काम आएगी। एक हमें चाहिए वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर की आवश्यकता हमें जो हमारा गोलक है हमारा दिख रहा होगा वो आपको इसकी रेडियस ज्ञात करने में काम आएगा, मतलब त्रिज्या ज्ञात करने में काम आएगा। तो देखो एग्जैक्टली अपन स्टार्ट करते हैं। इसमें जो सूत्र और सिद्धांत प्रयुक्त होते हैं वो उसका सिद्धांत क्या होता है कि सरल लोलक सरल आवर्त गति के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है। और देखो सरल आवर्त गति के लिए समीकरण इस प्रकार होगा, यानी कि देखो सरल आवर्त गति का समीकरण एक अवकल समीकरण के तौर पे लिखा जाता है। इस समीकरण को हम हमारे पिछले कई लेक्चर्स में हम इसको फाइंड आउट कर चुके हैं। यहाँ पे देखो जो आपका ओमेगा होगा स्क्वायर उसका वैल्यू कितना होगा, जी अपॉन एल होगा, या फिर इसको अपन सिंपल लिख सकते हैं ओमेगा बराबर रूट जी अपॉन एल होगा। ठीक है। अब देखो कि इस इक्वेशन से अपन जो आवर्तकाल निकालते हैं वो क्या निकालते हैं, टी बराबर 2 पाई अपॉन ओमेगा निकालते हैं। यानी कि यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू को पुट करने पर हमें जो आवर्तकाल का जो फाइनल जो फॉर्मूला फाइंड आउट होगा वो क्या होगा, टी बराबर 2 पाई रूट एल अपॉन जी होगा। यहाँ देखो यहाँ पर प्रत्येक जो भी हमने यहाँ पे काम में लिया है उनका प्रत्येक का मीनिंग हमने लिखा है कि टी का मतलब क्या है, यहाँ आवर्तकाल है, यहाँ पर ओमेगा का मतलब क्या है, कोणीय आवर्ती है, यहाँ एल का मतलब क्या है, लोलक की लंबाई है, और जी का मतलब क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, और एक्स क्या है, गोलक द्वारा विस्थापन। यानी कि इसका मतलब हुआ कि जो भी हमारा गोलक होगा उसको जब हम किसी भी एक दिशा में विस्थापित करेंगे तो वो जो विस्थापन होगा उसको एक्स से दर्शाया गया है। अब देखो यहाँ पर हम अगले में यहाँ प्रेक्षण लेते हैं। यहाँ पर प्रेक्षण जो होगा वो दो प्रकार से लिया जाएगा। पहला प्रेक्षण तो लिया जाएगा कि जो हमारा जो गोलक है उस गोलक की त्रिज्या को नापेंगे। हम इसको नाप क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें सरल लोलक की जो लंबाई चाहिए, आपको दिख रहा होगा कि सरल लोलक की लंबाई को हम ज्ञात करेंगे तो उसमें हमें बोब की त्रिज्या भी पता होना ज़रूरी है। तो देखो एग्जैक्टली उसको नापने के लिए हम वर्नियर कैलिपर का यूज करेंगे। जो वर्नियर कैलिपर हमने यूज किया है उसका अल्पतक मान जो है वो कितना है, वो 0.01 सेंटीमीटर है। ठीक है। हो सकता है अलग अलग वर्नियर कैलिपर के अलग अलग अल्पतक मान हो, लेकिन मैंने जो काम में लिया उसका 0.01 सेंटीमीटर है। अब देखो हम एक सारणी बनाएंगे। वो सारणी किसका होगा, वो गोलक के व्यास के लिए प्रेक्षण सारणी होगा। तो देखो उसमें क्या होगा, फर्स्ट नंबर क्रम संख्या होगा, मतलब हम कितनी बार उसको मेजर करेंगे। ये होगा प्रधान पैमाना का पाठ्यांक ए, जिसे हमने ए कहा है जो कि सेंटीमीटर में होगा। देखो ये आपको दिख रहा होगा डायग्राम में, इसका मतलब होता है कि ये मेन स्केल रीडिंग है। ठीक है। सेकंड आपका क्या है, वर्नियर समतापित चिन्ह, यानी कि देखो वर्नियर इसका आपको दिख रहा होगा कैलिपर, उसके अंदर जो लाइन ठीक है हमारी ऊपर वाली लाइन से मैच खा जाती है वो वाला जो निशान होता है वो जितने नंबर पर होता है उसको अपन समतापीय चिन्ह कहते हैं। अगला है समतापीय चिन्ह गुणा अल्पतक मान। अल्पतक मान को जब समतापीय चिन्ह से गुणा करते हैं तो वो हमें जो वैल्यू मिलती है उसे हम बी कहेंगे। ठीक है।
नेक्स्ट है आपका कुल पाठ्यांक। कुल पाठ्यांक मतलब क्या होगा कि जो आपकी मेन स्केल रीडिंग है, प्रधान पैमाने की रीडिंग है, और जो ये वाली जो रीडिंग है, इन दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि A + B कर देंगे, तो हमें कुल पाठ्यांक मिल जाएगा। अब है माध्य पाठ्यांक व्यास, मतलब जो भी पाठ्यांक हमें यहाँ पर मिले हैं, इन सब को अपन जोड़ करके उसमें 4 का भाग देंगे, क्योंकि मैंने क्या किया, यहाँ पे 4 रीडिंग ली है, ठीक है। और अब क्या होगा, यहाँ से माध्य पाठ्यांक मिल जाएगा, फिर हम यहाँ से त्रिज्या निकाल लेंगे। तो देखो एग्जैक्टली ये जो मैंने रीडिंग लिखी है, ये मैंने अपने स्तर पे ज्ञात की है। आप एक बार जो आपको जिस प्रकार का गोलक मिला है उसकी रीडिंग आप खुद वर्नियर कैलिपर से निकालना, हो सकता है वो वैल्यू इससे काफ़ी अलग आए। मैंने जो वैल्यू ली उसमें प्रधान पैमाने में सभी वैल्यू 1.8 आई, लेकिन जो वर्नियर समतापीय चिन्ह था वो अलग अलग मुझे मिला, ठीक है। तो देखो मैंने पहले वाले में 5 मिला, मैंने इस वैल्यू को यहाँ रखा 5 × 0.01, मतलब अल्पतक मान से गुणा किया, मुझे मिला 0.05। ये किसकी वैल्यू आई, बी की वैल्यू आई। प्रधान पैमाने को इस वैल्यू को मैंने जोड़ दिया, कितना हुआ, 1.85 हुआ, ठीक है। इसी प्रकार मैंने सब में किया, ठीक है, और मुझे डिफरेंट वैल्यू मिला, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, इन सब वैल्यूज़ को जोड़ दिया, तो इन सब वैल्यूज़ को मैंने जोड़ा तो कितना आया, 7.44 आया, ठीक है। फिर इसको मैंने 4 से डिवाइड कर दिया, तो मेरा क्या आया, 1.86, जो कि मेरे द्वारा 4 बार रीडिंग लेने के ऊपर जो मान आए उनका औसत मान मैंने ले लिया। और ये किसका मान है, ये असल में उस जो गोलक है उसका व्यास है। अब त्रिज्या कैसे निकलती है, उसका आधा कर देते हैं। जब मैंने उसको आधा किया तो मेरा कितना मिला, 0.93 मिला। यानी कि इस रीडिंग का यूज़ मैं मेरी अगली वाली टेबल में करूँगा, ठीक है। अगली वाली टेबल किसके लिए है, सरल लोलक के आवर्तकाल के लिए सारणी है, ठीक है। तो देखो अब मैं क्या करूँगा, मेरा जो सिंपल पेंडुलम है उसको एक सिंपल स्थिति में है, वो भी स्थिर है। अब मैं उसको किसी भी एक तरफ विस्थापित करूँगा। जब उसको विस्थापित करूँगा तो क्या होगा, वो दोलन करना शुरू कर देगा। अब मैं क्या करूँगा, मेरी सारणी के अनुसार वो 20 दोलन का समय निकालूंगा। तो देखो मेरी सारणी क्या है कि मैं धागे की लंबाई लिखूंगा पहले। ये लंबाई जो है वो कौन सी लंबाई होगी, वो हमारे जो गोलक की त्रिज्या को छोड़ करके लंबाई होगी, केवल जो है हमारा जहाँ से वो लटकाया गया और जहाँ तक वो जो हमारे बॉब है हमारा, या जो गोलक है हमारा, वहाँ तक होगी, ठीक है। अब देखो वो लंबाई मैंने कितनी ली, 49.07 ली मैंने ऐसा क्यों लिया मैं बताऊंगा। क्योंकि देखो मेरी जो त्रिज्या है गोलक की वो कितनी है, 0.93 है। मैंने इस प्रकार रीडिंग को लिया है कि मेरी जो एल जो धागे की लंबाई है उसमें ये जोड़ दूं अगर, तो एक मुझे निश्चित मान मिल जाए, ठीक है। तो मैंने इसको कितना लिया, 49.07 लिया। और मैंने क्या किया, प्रभावी लंबाई के लिए क्या किया, मैंने इसकी लंबाई ली है उसमें मैंने क्या किया, 0.93 को जोड़ दिया, तो कितना आया, 50 आया, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि 50 जो सेंटीमीटर, ये लंबाई किसमें है, सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर लंबे धागे से जो मेरा सरल लोलक बना उसको मैंने क्या किया, थोड़ा विस्थापित किया और उसके 20 दोलन को मैंने ज्ञात किया। देखो मैं दिख रहा है आपको, 20 दोलन मैंने ज्ञात किया, वो मैंने उसको क्या बोल दिया, T1 सेकेंड बोल दिया। तो 20 दोलन करने में उसको कितना समय लगा, 27.60 सेकेंड लगा, ठीक है। ये मैंने अपने स्टॉप वॉच से ज्ञात किया, ये रीडिंग मैंने अपने स्तर पे ज्ञात की। आप जो रीडिंग आपकी है वही रीडिंग आप यहाँ लिखना। मैंने दूसरी बार वही 50 जो सेंटीमीटर लंबाई के सरल लोलक को मैंने 20 बार वापस दोलित कराया, तो उसमें समय में थोड़ा चेंज आया, तो वो 28.80 सेकेंड आया। मैंने क्या किया, दोनों का माध्य निकाल दिया, T1 + T2/2 कर दिया, तो एक मुझे कितना 28.2 मिला। अब देखो एक आवर्तकाल का समय किस प्रकार प्राप्त होगा, कि ये आवर्तकाल का समय किस पर प्राप्त हुआ, 20 आवर्तकाल से हुआ, तो एक कैसे होगा, T/20 कर दूंगा, तो जो मेरा कैपिटल टी किसके बराबर होगा, T/20 के बराबर होगा। तो इसमें मैंने क्या किया, इसमें 20 का भाग लगाऊंगा तो कितना आएगा, 1.41 आएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है मेरा, T² करना है मुझे, ठीक है, तो वो कितना आएगा, 1.988 आएगा, ठीक है। और देखो फिर मैं नेक्स्ट क्या किया, L/T²। एग्जैक्टली मैंने L/T² क्यों किया है, क्योंकि जब मैं अगले पेज पर गणना करूँगा तो मुझे ग्रेविटी का मान निकालने के लिए 4π² × L/T² को गुणा करना होगा। तो मैंने क्या किया, इस L/T² की वैल्यू को पहले से मैंने इस सारणी के अंदर निकाल लिया, ठीक है। तो देखो L/T² कैसे आया, L का मान कितना है मेरा, यहाँ 50 है, ठीक है, प्रभावी लंबाई 50 हो गई मेरी, और यहाँ T² का मतलब क्या हुआ, ये वाला मान। जब इन दोनों को मैंने डिवाइड किया, मैं कितना मिला, 25.15 मिला,
सिमिलर इसी प्रकार मैंने धागे की लंबाई को लगातार बढ़ाया और मैंने लंबाई को इस प्रकार बढ़ाया कि उनमें 10-10 का अंतर है, इनकी 50, 60, 70, 80, 90 और 100। इनकी डिफरेंट दो बार मैंने उनके ऑब्जर्वेशंस लिए, उनका मैंने औसत निकाला और उनके अलग अलग मान आए, ठीक है, एक आवर्तकाल के। और इस प्रकार मैंने टी स्क्वायर किया और सबका L/T² निकाला मैंने, ठीक है। और फिर मैंने क्या किया, माध्य मान निकाला किसका, L/T² का, जो किस में है, सेंटीमीटर/सेकंड² में है। और मैंने ये क्यों निकाला, मैंने आपको बताया था कि इस मान की आवश्यकता हमें जो ग्रेविटी का मान निकालने के लिए ज़रूरत होगी। तो देखो यहाँ पर जो पूरी सारणी बनी, इस पूरी सारणी में मैंने जो L/T² का जो मान निकाला वो कितना निकाला, 24.98, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली इस वैल्यू को अपन यूज करते हैं। अब देखो गणना कैसे करते हैं, गणना के लिए आवर्तकाल के लिए सूत्र होगा वो कितना होगा, T बराबर 2π√L/g, ये अपन पहले पढ़ चुके हैं। इससे अपन ग्रेविटी जी का मान निकाल सकते हैं। सिंपल क्या किया, मैंने दोनों तरफ मैंने स्क्वायर किया और इसको मैंने इधर भेज दिया, तो जी का मान कितना आया, 4π² L/T²। देखो हम L/T² का माध्य मान प्राप्त कर चुके हैं, जो कि देखो एग्जैक्टली हमारी इस वाली समीकरण में L/T² का मान हमने निकाल लिया है। लेकिन याद रखना ये मान अपन ने कैसे निकाला, ये अपन ने सेंटीमीटर/सेकंड² निकाला है, ठीक है। तो देखो MKS इकाई के अनुसार जो क्या होगा, L/T² का मान अगर मीटर में लेंगे तो क्या होगा, इसको मैं 100 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना आएगा, 0.2498 मीटर/सेकंड² आएगा, ठीक है। अब देखो सूत्र से है ना, मैंने क्या किया, 4π² जो उसका वैल्यू क्या है, 4 × 22/7 गुणा और आपका L/T² का वैल्यू MKS यूनिट में लिख दिया 0.2498। इसको मैंने सॉल्व किया, यहाँ नहीं किया मैंने, डायरेक्ट मैंने सॉल्व किया तो मेरा वैल्यू कितना आया जी का, 9.86 मीटर/सेकंड² आया। देखो हमारा जो पहला उद्देश्य था हमारा, वो उद्देश्य क्या था हमारा, वो था कि सरल लोलक की सहायता से गुरुत्वीय त्वरण जी का मान ज्ञात करना है, जो कि अपन ने यहाँ पर ज्ञात कर लिया और मान कितना आया, 9.86 मीटर/सेकंड² आया। अब देखो हमारा जो दूसरा उद्देश्य है, हमारा दूसरा उद्देश्य क्या था, हमारा दूसरा उद्देश्य था कि लंबाई L तथा समय के वर्ग T² में ग्राफ खींचकर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान ज्ञात करना है। देखो एग्जैक्ट मुझे ग्राफ किस में बनाना है, L में और T² में। तो देखो L और जो T² में मैंने जो ग्राफ बनाया है वो मैंने इस फ्रैक्शन सारणी से बनाया है। यहाँ पर देखो L की वैल्यू 50, 60, 70, 80, 90 और 100 है। सिमिलर इसी प्रकार देखो मैंने यहाँ पर मैंने 50, 60, 70, 80, 90 और 100 किया है, ठीक है। अब देखो T² का वैल्यू मैंने इस एक्सिस पे रखा है, फाई एक्सिस के ऊपर, ठीक है। तो देखो एग्जैक्टली मैंने इस पैमाना क्या माना है कि जो एक्स है मेरा, उसमें दो खाने जो हैं वो 10 सेंटीमीटर को कवर करते हैं, 50 फिर 60 दो खाने, ठीक है। और वाई एक्सिस पे क्या है, दो खाने जो है वो 0.5 सेकंड² को कवर करते हैं, ठीक है। 2 फिर दो खाने बाद 2.5 फिर 3, 3.54, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली मैंने फर्स्ट जो वैल्यू क्या लिया, देखो मेरे अपने टेबल से मैंने वैल्यू लिया है, वैल्यू क्या लिया देखो मैंने कि 50 जो सेंटीमीटर लंबाई के ऊपर T² का वैल्यू कितना है, 1.988, ठीक है। देखो मैंने क्या किया, 50 के ऊपर वो 1.98 जो लगभग 2 के आसपास होगा, ठीक है, यहाँ मैंने डॉट किया। फिर देखो नेक्स्ट क्या किया मैंने, नेक्स्ट मैंने 60 के ऊपर लिया, 60 के ऊपर मैंने जो है वो कितना लिया, 2.3716 लिया। देखो यहाँ 60 के ऊपर ये 2.37 यानी 2.5 से थोड़ा कम होगा। सिमिलरली इस करके मैंने क्या किया, नेक्स्ट 70 वाला लिया, ठीक है। देखो 70 वाला एग्जैक्ट मैंने लिया। सिमिलर इसी प्रकार मैंने 80, 90 और 100 जो मेरा जो ये मेरी टेबल थी, इस टेबल के अकॉर्डिंग इस वाली को और इसको मैंने एग्जैक्टली मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। क्लियर हो गया। यहाँ से देखो एग्जैक्टली एक चीज़ प्रूफ होती है कि हमारा जो भी ग्रेविटी का फॉर्मूला है, वो ग्रेविटी का फॉर्मूला एग्जैक्टली हमें क्या कहता है कि ग्रेविटी के फॉर्मूले के अनुसार हमारा जी है वो समानुपाती किसके होगा, L/T² के, ठीक है। या फिर इसको अपन सॉल्व करें तो जो L और T का जो ग्राफ बनेगा वो एग्जैक्टली क्या बनना चाहिए, कांस्टेंट ग्राफ बनना चाहिए। देखो एग्जैक्टली हमारा एक कांस्टेंट ग्राफ बन रहा है, सीधा सीधा ग्राफ बन रहा है, ठीक है। अब देखो इस ग्राफ की मदद से अपन ग्रेविटी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो सिंपल देखो मैंने कोई भी दो पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट लिया और ये पॉइंट लिया, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में मैंने अंतर निकाल लिया जो कि क्या होगा, वाई एक्सिस होगा। वो किसका होगा,
टी स्क्वायर का होगा। तो मैंने क्या किया, इस पॉइंट में और इस पॉइंट में मैंने डिफरेंस निकाला, वो कितना आया, डेल्टा टी से कितना आया, 0.4176 आया। ठीक है, सिमिलर मैंने इस दोनों में लेंथ में डिफरेंस निकाल लिया। ठीक है, वो कितना आया, डेल्टा कितना आया, 10 आया। इन दोनों वैल्यूज़ को मैंने अगेन पुट किया मेरे फॉर्मूला क्या था मेरा, g इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी स्क्वायर था। g बराबर क्या होगा, 4 पाई स्क्वायर और डेल्टा एल की जगह मैंने ये 10 रख दिया और ये डेल्टा टी की जगह ये वैल्यू रख दिया मैंने। तो मैंने वैल्यू फाइंड आउट किया तो मेरा वैल्यू कितना आया, 9.45 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो बल्कि मैंने यहाँ पे जो कैलकुलेट किया था वो कैलकुलेट वैल्यू कितना आ रहा था, 9.86 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा था। लेकिन ये एग्जैक्टली औसत मान है और ये क्या है, ये किसी विशेष स्थिति का मान है। ठीक है, अब देखो हमारा ग्राफ भी कंप्लीट हो गया, हमारे दोनों उद्देश्य भी कंप्लीट हो गए हमारे। अब देखो एग्जैक्टली हमारा क्या बचा है, परिणाम। ठीक है, तो हमारा परिणाम क्या है, एग्जैक्टली पहला परिणाम क्या आया कि गुरुत्वीय त्वरण का माध्यमान गणना से जो हमने निकाला, क्या निकाला, माध्यमान, वो कितना आया, g बराबर 9.86 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, दूसरा उद्देश्य क्या था कि एल ओ टी स्क्वायर से बनाना था। ठीक है, तो ग्राफ से मान गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना आया, 9.45 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली आपका परिणाम हो गया। अब देखो एग्जैक्टली आपका सावधानी, हमें इसको सावधानी क्या क्या रखनी चाहिए इस प्रयोग को करते वक्त। नंबर 1 पर है गोलक छोटा व भारी होना चाहिए, सिंपल सी बात है, हमें छोटा लेना है और वो भारी लेना है। दूसरा क्या है, दोलन करते समय गोलक दीवार व पर स्पर्श नहीं करना चाहिए। मतलब कई बार क्या होता है कि अपन दीवार से अपन इधर उधर अप डाउन करते हैं तो कई बार दीवार को टकराना नहीं चाहिए वो। ठीक है, नेक्स्ट है लोलक को लटकाने के लिए दृढ़ आधार का उपयोग करना चाहिए। हमें ऐसा कोई आधार नहीं लेना चाहिए जिससे कि पेंडुलम ऊपर नीचे हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका दोलन का आयाम कम लेना चाहिए। तो एग्जैक्टली दोलन का आयाम कम क्यों लेते हैं हम, एग्जैक्टली क्योंकि सरल आवर्त गति के लिए। ठीक है, अगला है धागा भारहीन व अप्रत्यास्थ होना चाहिए, यानी कि जिस धागे से उसको बांधा गया है वो अप्रत्यास्थ होना चाहिए, मतलब कि वो बार बार क्या नहीं होना चाहिए, खींचना नहीं चाहिए। तो दोस्तों आज के इस पूरे लेक्चर में हमने हमारे जो उद्देश्य जो था सिंपल पेंडुलम के प्रयोग का, उसे एग्जैक्टली अपन ने परफॉर्म किया और हमने प्रेक्षण और ग्राफ के द्वारा एग्जैक्टली अपन ने इसको सॉल्व किया। थैंक यू।